नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा लाल किताब का डेमो सेशन है। आज की क्लास में हम आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्लासेस कब से शुरू होंगी और ये क्लासेस कब कब होंगी। ये क्लासेस हमारी दिवाली के बाद स्टार्ट होंगी। जो दिवाली के बाद का ट्यूसडे है, 9 नवंबर से लाल किताब का बैच शुरू हो रहा है और इस बैच को किरण मैम, एस्ट्रो डॉक्टर किरण सेठी कंडक्ट करेंगे। एक बार हम मैम के बारे में जान लेते हैं। किरण मैम का एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी में 15 इयर्स से भी ज्यादा का है एंड शी इज वैदिक एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री ऑल्सो। इनको इनके अलावा एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं एंड शी ऑल्सो रन्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एंड हमारी लाल किताब की टीचर एस्ट्रो डॉक्टर किरण सेठी मैम रहेंगी एंड आई रिक्वेस्ट कि मैम आप आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। जय माता दी। आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? प्राची जी, मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। आज हम सब जो है लाल किताब के बारे में जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि लाल किताब है क्या और लाल किताब हमें क्यों करनी चाहिए। लाल किताब क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत सटीक विद्या है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, हमें लाल किताब की ग्रामर अगर समझ में आ जाती है तो हम सामने वाले को बहुत कुछ बता सकते हैं, उसके पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बताया जाता है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। हमें राशियों को ध्यान रखना पड़ता है, हमें दृष्टियों पर ध्यान देना पड़ता है, हमें कौन सा प्लैनेट किसके साथ बैठा हुआ है और मेन दृष्टियां कैसी पड़ रही हैं, ग्रह कौन सी राशि में बैठे हैं, उनके तत्वों को जानना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी बातें, हमें नवांश के बारे में पता होना चाहिए, नक्षत्र के बारे में पता होना चाहिए, हमें गोचर के बारे में पता होना चाहिए, हमें दशाओं के बारे में पता होना चाहिए, हमें अष्टक वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सब कैलकुलेशन करके हम एक सटीक प्रिडिक्शन कर पाते हैं। लेकिन लाल किताब में अगर हम बेसिक ग्रामर कर लेते हैं, बेसिक को अच्छे से समझ लेते हैं और फिर हम प्रिडिक्शन पार्ट में आते हैं, तो हम सामने वाले की जो है एज को देखकर ही बहुत कुछ बता पाते हैं कि उसकी एज क्या है। उसके अकॉर्डिंग भी हम बहुत अच्छे से बता पाते हैं। ये इसके लिए लाल किताब का सबसे अच्छा क्या बात है कि ये बहुत इजी मेथड से बताई गई है। आप में से कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, कुछ लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, कुछ लोग बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते होंगे। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो काल पुरुष के ऊपर निर्भर करती है कि कुंडली में जो पहला भाव है, दूसरा भाव है और ऐसे 12 भाव हैं जो कुछ ना कुछ अपनी ड्यूटीज लेकर आए हैं। लाल किताब कहती है कि आप भावों के बारे में जान लीजिए, आप ग्रहों के बारे में जान लीजिए, प्लैनेट अपने किस हाउस में बैठा है उसको समझ लीजिए और आप सामने वाले को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास कुंडली नहीं भी है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई आया और वो कहता है कि मेरे पास तो कुंडली ही नहीं है, मैं अपने बारे में कैसे जानूं? हाँ, मुझे बस इतना पता है कि मैं 42-43 साल का हूँ या मैं 53-54 साल के आसपास का हूँ। तो सिर्फ आप उसकी प्रॉब्लम को सुनकर भी आप उसको बहुत अच्छे से उपाय बता पाते हैं, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता पाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंत्र चैट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन उपायों के बारे में नहीं बताया गया। और आज के इस टाइम में, कल युग में, जो हम इतना बिजी शेड्यूल हम सबका है, मंत्र चैट करना, एक एक दो दो घंटे निकालना, 1 लाख जाप करना, ये बहुत मुश्किल होता है। हम ये कहें कि हम रोज इतना इतना करके करते हैं, तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा उस मंत्र चैट को पूरा करने में। और हमारे पास कोई आया कि मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ और मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन चाहता हूँ, तो लाल किताब में बहुत अच्छे से हमें उपाय बताए गए हैं, लेकिन वो उपाय हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें लाल किताब के बारे में नॉलेज ना हो। आपने किताब में पढ़ लिया कि 5वें घर का राहु का ये उपाय है, लेकिन क्या वो उपाय फिर आप बता भी देते हैं तो वो बेनिफिट सामने वाले को नहीं दे रहा। उसका कारण ये रहता है कि हमें ग्रामर नहीं पता
क्योंकि उसके उसके साथ हमें और क्या उपाय बताना है। जैसे मैंने बोला आपको कि लाल किताब जो डिपेंड करती है आपकी काल पुरुष के ऊपर, कि आप काल पुरुष कुंडली को समझ लीजिए और उसकी प्रिडिक्ट करना आप इजीली फिर कर पाएंगे। अब हम उस मेथड पर आते हैं, कुछ थोड़ा सा लाल किताब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि लाल किताब है क्या। प्राची जी स्लाइड लगाइए, पक्का घर और मालिक। जैसे कि कुछ लोग आप में से जानते होंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, उसमें मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, ऐसे 12 राशियां इधर भी हैं। लेकिन वहां पर क्या है, जो जहां पर हमने फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है वहां पर कोई भी राशि आ जाती है। 5 नंबर भी आ सकती है, 8 नंबर भी आ जाती है, 12 भी आ जाती है, घूमते हुए 12 राशियों में से कोई भी राशि आ जाती है। लाल किताब कहती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहला घर ही है, इसमें कोई भी राशि आ रही हो उस पर आपको फोकस नहीं करना। आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहला घर है, जहां पे सेकंड नंबर लिखा है वो सेकंड हाउस है, जहां पे थर्ड लिखा है वो थर्ड हाउस है, जहां पे 12 लिखा है वो 12th हाउस है। यानी इस तरीके से 12 हाउसेज है, उसकी ड्यूटीज दी गई हैं। एक ले लेते हैं, जैसे 5वां घर जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, 5वां घर की ड्यूटीज क्या है। 5वें घर की ड्यूटीज है हमें एजुकेशन देना, हमें संतान देना, आपकी मंत्र यंत्र के बारे में बताना, आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन को बताना, जुआ सट्टा को बताना, आपके लव अफेयर को बताना, आपके करेक्टर को बताना। लाल किताब कहती है कि उसकी जो ड्यूटीज है ना 12 घरों की, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि 12 घर क्या क्या ड्यूटीज लेकर आए हुए हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 11वां घर। 11वां घर जहां पर लिखा हुआ है उसकी ड्यूटीज क्या होती है, उसकी ड्यूटीज होती है हमें प्रॉफिट देना। हम जो भी अपना बिजनेस या जॉब करते हैं उसमें हम कितना सफल हो पाएंगे, ये सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं बताता, ये हस्बैंड वाइफ की सेटिस्फेक्शन के बारे में भी बताता है। क्या वाइफ अपने हस्बैंड के साथ उसके विचार मिलते हैं कि नहीं, क्या हस्बैंड के अपने वाइफ के साथ विचार मिलते हैं कि नहीं, 11वां घर ये भी बताता है। 11वां घर हमें बताता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं, ये हमारा 11वां घर भी बताता है। इस तरीके से हर हाउस की ड्यूटीज दी गई है। अब लाल किताब सेकंड पॉइंट कहती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पक्का घर क्या है और मालिक क्या है। यहाँ पे पक्का घर और मालिक को ऐसे समझते हैं, एक घर के 2 ओनर है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर है, एक जो है 60% का मालिक है और एक जो है 40% का मालिक है। जो पक्का घर का मालिक है उसका अधिकार उस हाउस में ज्यादा है, मालिक का भी है लेकिन पक्के घर से थोड़ा सा कम है। जैसे कि एक घर में हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, लेकिन वाइफ की ज्यादा चलती है, हस्बैंड की कम चलती है, यानी उस घर में उसका मेन अधिकार जो भी डिसीजन लेने हैं वो वाइफ लेगी या हस्बैंड लेगा, लेकिन घर वो दोनों के हैं, वो घर दोनों चलाते हैं, एक के बिना वो घर अधूरा हो जाएगा। अब जहां पर पक्का घर लिखा हुआ है उस घर में जो है एक अधिकार दिया गया है कि आप इस घर के मालिक है, यानी कि आप इस घर में मेन अधिकार रखते हो। मालिक का भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने पक्के घर की है, लेकिन पक्के घर को ज्यादा संभालना पड़ेगा उस घर को। जैसे हम पक्के घर में आ जाते हैं, पक्के घर सूर्य जो पहले घर का मालिक है और दूसरे घर का मालिक जुपिटर है, तीसरे घर का मंगल, चौथे घर का चंद्रमा, 5वें घर का गुरु, छठे घर का केतु, 7वें घर का शुक्र और बुध, 8वें घर का मंगल शनि, 9वें घर का जुपिटर, 10वें घर के शनिदेव, 11वें घर के जुपिटर और 12वें घर के राहु। यानी कि इस घर में इस ग्रहों का मेन अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे प्लैनेट का भी उस घर में मालिक है। जैसे कि मालिक कौन है, पहले घर का मंगल, दूसरे घर का वीनस, तीसरे घर का बुध,
चौथे घर का चंद्रमा, पांचवें घर का सूर्य, छठे घर का बुध और केतु, सातवें घर का शुक्र, आठवें घर का मंगल, नौवें घर के बृहस्पति, 10वें घर के शनिदेव, 11वें घर के शनिदेव, 12वें घर के गुरु और राहु। यानी कि 12वें घर में राहु पक्के घर के मालिक हैं और मालिक राहु वहां पर भी हैं और बृहस्पति हैं, यानी राहु का अधिकार बहुत ज्यादा हो गया है उस घर में। यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे हम क्लासेस लेंगे तो हम बताएंगे कि कौन सा प्लैनेट का कौन सा मित्र है, लाल किताब में दृष्टियां कैसे देखनी है, ये सब चीजें हम समझेंगे। जैसे हम 4th हाउस को ले लेते हैं। 4th हाउस में जो मालिक है वो चंद्रमा है, पक्का घर भी चंद्रमा का है, यानी कि इस घर में चंद्रमा मेन जो है रोल अदा करता है। अब लाल किताब कहती है कि आपको काल पुरुष कुंडली को ध्यान में रखना है। काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 4th नंबर राशि में यानी कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं और बृहस्पति जो है चंद्रमा के मित्र हैं। अब लाल किताब कहती है कि आपके पास कोई भी लगन आया हो, चाहे वो बृहस्पति चौथे घर में नीच के होके क्यों ना बैठे हो, लेकिन काल पुरुष के अकॉर्डिंग वो 4 नंबर राशि के बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, तो वो अपना उच्चता का फल आपको देंगे ही देंगे। अब बृहस्पति जिनकी भी कुंडली में चौथे घर में आकर बैठ जाते हैं, उनको बृहस्पति रिलेटेड जो है अच्छी चीजें जरूर मिलेंगी। यानी मैरिज होगी कि नहीं वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैरिज होगी जरूर, देर से होगी जल्दी होगी वो एक अलग चीज है, जब हम वो सीखेंगे तो एक अलग मैटर है। लेकिन जिनका चौथे घर में बृहस्पति है उन्हें मैरिज उनकी जरूर होती है। चौथा घर क्या है, जुड़ा जुड़ाया धन भी है। 8वां घर भी जुड़ा जुड़ाया धन है, लेकिन चौथा घर भी जुड़ा जुड़ाया धन है। जिनके चौथे घर में बृहस्पति होते हैं ऐसे व्यक्ति को जुड़ा जुड़ाया धन या इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या ज्वेलरी या पैसे जरूर मिलते हैं। जिनका 4th हाउस में बृहस्पति आएगा ऐसे व्यक्ति को नॉलेज बहुत होगी, ज्ञान बहुत होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मंगल आकर बैठ जाए। अब चंद्रमा क्या है, जल तत्व प्लैनेट है और मंगल क्या है, एक अग्नि तत्व प्लैनेट है। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग मंगल 4 नंबर राशि में नीच के होते हैं। अब 4 नंबर क्या है, जल तत्व है, यानी चंद्रमा जल तत्व है और वहां पर एक एग्रेसिव प्लैनेट, एक अग्नि तत्व प्लैनेट आकर बैठ गया। जिनका भी मंगल चौथे घर में होता है ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी रिलेटेड फायदा तो होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी जल्दबाजी में आकर गलत जगह इन्वेस्ट भी कर देता है। चलिए एक और ले लेते हैं, हम यहाँ पर भी शॉर्ट में समझ रहे हैं, जब हम क्लासेस में आएंगे तो इसको डीप में समझेंगे। शुक्र को ले लेते हैं। अब शुक्र जो है चंद्रमा का क्या है, शत्रु है। अब चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है, अब वहां पर शुक्र आकर बैठ गया जो उसका शत्रु है। हमारे सामने अगर कोई जिसको हम पसंद नहीं करते हैं और हमें उसके साथ कुछ समय स्पेंड करना पड़ जाए या कोई ऐसी जगह पे जाना पड़ जाए कि वहां पर भी वो व्यक्ति हो, जैसे कि हम किसी पार्टी में गए हैं और जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपको पता है कि वो इरिटेट करता है, उसकी वजह से मैं इरिटेट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, उसे आपको 2-3 घंटे बार बार देखना पड़ेगा। तो कहीं ना माइंड में एक स्ट्रेस बना रहेगा कि ये वहां का माहौल डिस्टर्ब ना कर दे, उसकी वजह से ना मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इस तरीके के माइंड में हमारी चीजें रहती है जब हमारे सामने जिसे हम पसंद नहीं करते या जिसे हम शत्रु मानते हैं वो हमारे पास हो। तो चंद्रमा का शत्रु है शुक्र, अब वो उसके घर में आके बैठ गया तो चंद्रमा को एक हलचल मच जाती है कि मेरे घर में एक शत्रु आके बैठ गया, वो मेरे घर में मेरे कार्यों में नुकसान ना पहुंचाए। तो चौथा घर शादी का सुख भी है, आपके घर परिवार की शांति भी है। शादी का सुख सिर्फ 7वां घर नहीं है, वो चौथा घर भी है। जिसके भी चंद्रमा के घर में शुक्र आकर बैठ जाते हैं, यानी 4th हाउस में शुक्र आकर बैठते हैं, उसके स्पाउस को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू या मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती ही मिलती है।
अब वो हम जब सीखेंगे तो बात करेंगे कि वो कौन सी एज में आकर हो सकता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 7वें घर का ले लेते हैं। 7वें घर जो पक्का घर है शुक्र का है और बुध का है, और मालिक शुक्र है। अब 7वें घर में अगर इनका कोई शत्रु आकर बैठ जाए, बुध का शत्रु और शुक्र का शत्रु बृहस्पति है। अब बृहस्पति देव यहाँ पर 7वें घर में आकर बैठ गए। शुक्र क्या है? एक भोगी प्लैनेट है, और बृहस्पति क्या है? एक सात्विक प्लैनेट है जो भोग से दूर भागता है, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है। और शादी में जो होता है फिजिकल रिलेशन होते हैं, काम भावना रहती है, और वहां पर आकर बैठ गए बृहस्पति देव। तो जिनकी भी कुंडलियों में बृहस्पति देव 7वें घर में होते हैं, वहां पर आपको 90% मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस जरूर मिलेगी। कम उसके पहले घर पे भी निर्भर करेगी, वहां से कोई पहला प्लैनेट तो नहीं देख रहा। लेकिन जिनका भी 7वें घर में बृहस्पति होंगे, उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत जरूर आएगी। हो सकता है संतान काफी डिले होके हुई हो, डिवोर्स हो गया हो, शादी डिले होकर हुई हो, दोनों के बीच में विचार ना मिल रहे हो, क्योंकि बुध भी और शुक्र भी बृहस्पति को शत्रु मानता है। तो वहां पर आकर वो प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा। यहाँ तक बताइए, पहले आप लोगों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो वो अब चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, अगर डाउट नहीं है तो चलिए। अब जैसे मैंने कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से एक बात रिपीट करूंगी, हमें पक्का घर ध्यान रखना है। अब आप में से बहुत सारे लोग, पहले तो ये हो सकता है कि बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी ना जानते हो, ठीक है, तो एकदम चीजें समझ में नहीं आएंगी। कुछ लोगों को वैदिक में पकड़ होगी तो एकदम चीजें समझ में नहीं आएगी। किसी भी चीज को जब हम नया सीखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर किसी का डाउट है वो ले लेंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि पक्का घर किसका है? 11वां घर बृहस्पति देव का भी है और शनि देव का भी है। यानी 11वें घर के दो मालिक है, दो ओनर है, बृहस्पति और शनि देव। जब मैंने ये देखना हो कि एक व्यक्ति को कितना प्रॉफिट होगा, वो व्यक्ति लाभ प्राप्त करेगा कि नहीं, उसके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे कि नहीं, तो मैंने क्या फोकस करना है, उसकी कुंडली में बृहस्पति और शनि देव की स्थिति को चेक करना है। और अगर इसमें कोई उनका शत्रु आकर बैठ गया है या मित्र आकर बैठ गया है, ये ध्यान रखना है, तभी मैं उस चीज की सटीक प्रिडिक्ट कर पाऊंगी। प्राची जी, एक डाउट आया हुआ है वो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। मैम एक डाउट है, किसी एक की कुंडली हो या दोनों पार्टनर की? नहीं नहीं, हमें सिर्फ एक ही की कुंडली देखनी है, जरूरी तो नहीं वो अपनी पार्टनर की कुंडली लेकर आए। आप सिर्फ जो आपके पास कुंडली लेकर आया है, आप उसको कुंडली पर फोकस करके देखेंगे। वहां पर हमें ये ध्यान रखना है, हम राशियों पर ध्यान नहीं देंगे। उन्हें पूछिए कि जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्हें किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी या किसी चीज की नॉलेज है? सर जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है वो आंसर कर दीजिए, क्या आपने कुछ सीखा हुआ ऐसा वैदिक या किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं आप? इसमें सिर्फ हमने एक ही की कुंडली ध्यान रखनी है। हमें बस ये देखना है कि हम जब फर्स्ट हाउस के बारे में जानना चाहते हैं या सेकंड हाउस के बारे में जानना चाहते हैं, या हम किसी भी कुंडली को देखकर पूरा प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो हमें पक्का घर और मालिक को देखना है। पक्का घर और मालिक को हमें अपने माइंड में रखना है। ये हमें बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि इस घर का मालिक कौन है। यानी यहाँ पे मैंने बताया है कि एक घर के दो ओनर हैं, एक घर के दो ओनर हैं। हाँ जी प्राची जी, क्या डाउट है? उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है एंड उनका डाउट है कि अगर उसकी कुंडली में गुरु 7th हाउस में ना हो पर पार्टनर की कुंडली में हो
सर तो कुछ ना कुछ उसकी कुंडली में भी डिस्टर्बेंस जरूर होगी। ऐसा नहीं, हम जब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। हो सकता है कि उसकी कुंडली में मंगल बैठा हो, तो शुक्र और बुध का मंगल शत्रु है, तो जब मंगल वहां आकर बैठ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, एक अग्नि तत्व प्लैनेट आके बैठ गया है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी, तो दूसरे की पार्टनर की कुंडली में भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगी। प्राची जी और कोई डाउट है? यस मैम, ए वन मोर डाउट, ये प्रश्न कुंडली है? नहीं, ये प्रश्न कुंडली नहीं है। जैसे एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है वैसे ही लाल किताब है। इसकी ग्रामर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी हटके है, लेकिन ये बहुत इजी मेथड है। अगर आप इसको ग्रामर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको राशियां, दशाएं, गोचर, अष्टक वर्ग, दृष्टियां, इन पे फोकस नहीं करना पड़ता। आपके सामने कुंडली है, अच्छा 5वें घर में ये प्लैनेट बैठा हुआ है, चौथे घर में ये प्लैनेट बैठा है, आप बिल्कुल एकदम प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत इजी तरीके से प्रिडिक्ट करना सिखाती है। चलिए प्राची जी आगे बढ़े। यस मैम, नो मोर डाउट इन चैट कॉलम। अब लाल किताब में कुछ कुंडलियों के प्रकार दिए गए हैं, जैसे धर्मी कुंडली, अंधी कुंडली, रतांध कुंडली, जिसके बाद यहाँ अब लाल किताब में कुंडलियों के प्रकार दिए गए हैं, जैसे अंधी कुंडली, रतांध कुंडली, धर्मी कुंडली, इस तरीके से अलग अलग कुंडलियों के प्रकार दिए गए हैं। तो वहां पर कुंडलियों के प्रकार को समझकर भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अंधी कुंडली। प्राची जी अब वो पक्का घर और मालिक वाली स्लाइड हटा दीजिए। अब जो है अंधी कुंडली क्या होती है, जैसे कि 10वें घर में कोई भी दो शत्रु आकर बैठ जाएं। 10वां घर क्या है, हमारी जॉब का है, हमारी प्रोफेशनल लाइन का है, हमारे बिजनेस का है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब 10वें घर में दो एक सेकंड प्राची जी रुकना। आप सभी लोग चैट कॉलम में आपके जो भी डाउट है आप वो लिख दीजिए। हम आफ्टर दिस सेशन जो भी डाउट होंगे एक बार हम लोग एक एक करके वन बाय वन लेंगे। आपके जो भी डाउट्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी अंधी कुंडली। अंधी कुंडली क्या कहती है कि जब आपके कर्म स्थान पर जो है दो शत्रु या 3 शत्रु आकर बैठ जाएं, तो आपको प्रोफेशनल लाइन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। ऐसे व्यक्ति को समाज में रेपुटेशन बनाने में दिक्कत आती है, उसकी मान प्रतिष्ठा में खतरा रहता है। बहुत सारी जब हम क्लासेस में करेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी कि अंधी कुंडली जिन जिन लोगों की है उनकी लाइफ में कितने हर्डल्स आए। अंधी कुंडली वालों का मैंने देखा कि मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस रहती है, पितृ दोष बना देती है अंधी कुंडली। ऐसे ही धर्मी कुंडली, रतांध कुंडली और जो अन्य प्रकार की कुंडलियां हैं, टकराव की कुंडली, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आता है लाल किताब में कुछ चीजें दी गई हैं कि ग्रहों की आयु होती है। जैसे पहले से 6 साल तक जो है शनि देव की आयु है, 7 से 12 साल तक राहु महाराज की आयु है, तो ऐसे 36 से 41 साल तक जो है शनि देव की आयु फिर से आ जाती है। तो 120 साल तक कौन से प्लैनेट की दशा चलती है, यानी कौन से ग्रह का पीरियड चलता है, इसके बारे में बहुत डीप से बताया गया है। 120 साल तक तो आज के टाइम पर कोई नहीं जी पाता, लेकिन जैसे 70-80 साल तक की एज तक हमारे ऊपर जैसे जैसे हमारी आयु आती है, वो पीरियड किस प्लैनेट का है उसको हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति आपके पास आया है कि सर या मैम
मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं है या मैं जो भी काम करता हूँ उसमें हर्डल्स आते रहते हैं। मुझे बेमतलब बुराई बदनामी मिल रही है, लेकिन मेरे पास कोई कुंडली नहीं है, तो मैं क्या सॉल्यूशन करूँ? ऐसे बहुत सा ये जो चीज़ें वो बता रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी कुंडली में शनि देव की स्थिति काफ़ी डिस्टर्ब है। तो वो निशानियाँ कैसे समझनी है, वो मैं आपको क्लास में समझाऊँगी। अब मैंने उनसे ये पूछा कि सर आपकी एज क्या है अगर आपके पास कुंडली नहीं है? उसने मुझे कहा कि मैम मेरी आयु जो है ना 38 से 39 के बीच में होगी, प्रॉपर मुझे नहीं पता। तो अभी मैंने आपको बोला कि 36 से 41 साल तक जो है शनिदेव की पीरियड चलता है। तो इसका मतलब उसकी कुंडली में उस समय शनिदेव की स्थिति काफ़ी डिस्टर्ब होगी। तो हम उसको कैसे शनिदेव की कौन-सी रेमेडी करानी है, वो समझेंगे जिसकी उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू हो। अब जैसे मैंने बोला 36 से 41 साल तक शनिदेव का पीरियड है, लेकिन उस शनिदेव के पीरियड में भी कौन-कौन से प्लैनेट उस पर इफेक्ट डालेंगे, वो हम समझेंगे। जैसे निशानियाँ मैंने आपको बताई थी, जैसे एक व्यक्ति जब बोलता है, तो उसकी साइडों से थूकें निकलने लग जाती हैं। वो बोलता है तो थूक बाहर आती है। तो ये क्या निशानी है? ऐसे व्यक्ति का सूर्य काफ़ी डिस्टर्ब होगा। जिन भी लोगों के मुँह से बार-बार थूकें आती हैं या जब वो सोते हैं, तो थूक उनके मुँह में इकट्ठे होती है या वो साइडों में उनके देखेंगे गीला-गीलापन होता है। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य रिलेटेड फलों में काफ़ी कमी आती है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने पिता का प्रॉपर सुख नहीं पा पाता, उसे एजुकेशन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से चीज़ों को समझना है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बुध का। बुध जिनकी भी कुंडली में डिस्टर्ब होता है, उनको नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बहन, बुआ, बेटी का सुख प्रॉपर नहीं मिल पाता, उनके साथ रिलेशन में प्रॉब्लम रहती है, उनके दांतों में हर समय प्रॉब्लम रहती है। बुध जिनकी भी कुंडली में खराब होगा, उनको कर्जे की स्थिति पैदा हो जाएगी, लोन लायबिलिटी लगा रहेगा। अपनी बात को वो सही तरीके से बता नहीं पाएंगे, यानी कि वो अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लोगों तक अपनी बात सही तरीके से बताने में उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी। तो इस तरीके से हम कुछ निशानियों के बारे में समझेंगे। अब जैसे कि शनिदेव के बारे में एक और चीज समझते हैं। शनिदेव क्या है? मकान के मालिक हैं। आप अपने मकान में कुछ रिपेयरिंग कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने मकान में रिपेयरिंग नहीं करा पा रहे, उसमें बार-बार प्रॉब्लम आ रही है या मकान बनते-बनते रुक रहा है। बहुत सारे लोग हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन भी लेकर आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शनि देव की स्थिति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है कुंडली में। कुछ लोग जब हम कुंडली देखेंगे समझेंगे कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, उसको बेफालतू की कल्पनाओं में वो गुजरता रहता है, उसकी नींद में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस रहती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। केतु क्या है? हमारे हाथों के जो नाखून है, पैरों के जो नाखून है या हमारे टांगों का जो नीचे का पार्ट है, यानी घुटनों से नीचे में, उसमें हमेशा पेन रहती है या आपको बेफालतू का घूमना फिरना पड़ता है और आपका काम प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है। आपको अपने बेटे का प्रॉपर सुख नहीं मिल पा रहा, आपका बेटा आपको नहीं पूछता, यानी कि उसे आपसे कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति काफी डिस्टर्ब है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमने क्लास में समझनी है। दृष्टियों को समझना है कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पर कैसे इफेक्ट डालता है, यानी कि अगर 6th हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है, यानी हमारे छठे घर में कोई प्लैनेट है, तो उसकी दृष्टि कहाँ-कहाँ जाएगी, वो कैसे आपकी नौकरी पर इफेक्ट डालेगा, ये हम समझेंगे। अब एक प्लैनेट पे कैसे दूसरे प्लैनेट का इफेक्ट आता है। अगर एक ग्रह में दूसरा ग्रह जुड़ जाए, यानी कि अगर आपके 8वें घर में मंगल के साथ शुक्र बैठे हो, तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? यानी ग्रहों का एक साथ में बैठना। मंगल क्या है? अग्नि तत्व है, वो बहुत एक्टिव प्लैनेट है। और शुक्र क्या है? वो लग्जरी चीजों की ओर भागता है, वो काम भाव की ओर भागता है। तो मंगल के साथ जब भी शुक्र जुड़ जाता है, वो व्यक्ति उससे क्या करवाता है कि
मेल है तो फीमेल की ओर ध्यान दिलवाएगा, फीमेल है तो मेल की ओर ध्यान दिलाएगा, उसके माइंड को कैसे डिस्टर्ब करेगा। शुक्र जब 8वें घर में आ गया है, उसके साथ मंगल आकर बैठ गया है, तो कैसे उसको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, कौन सी एज में देगा, इसे हम समझेंगे। अब हमारी कुंडली में जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पितृ ऋण होता है, पितृ दोष है जी, आपकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है। तो लाल किताब में 9 तरीके के ऋण बताए गए हैं कि जब आपकी कुंडली में वो ऋण बने हो तो क्यों आपकी लाइफ में कैसे कैसे हर्डन्स आएंगे। जैसे कि हमारी कुंडली में 9 तरीके के ऋण हो सकते हैं। मातृ ऋण हो सकता है, पितृ ऋण हो सकता है, संबंधी ऋण हो सकता है, ऐसे 9 तरीके के ऋण हैं। तो उन ऋणों को कैसे आपको ठीक करना है, क्योंकि जब तक आप अपनी कुंडली के ऋणों को ठीक नहीं करेंगे, आप अपनी कुंडली की स्थिति को सही नहीं कर पाएंगे, आपकी लाइफ में हर्डन्स बना रहेगा। यहाँ पे हम पितृ ऋण को ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बृहस्पति जो है दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें घर का मालिक है, पक्के घर का मालिक है। अब लाल किताब कहती है दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर में, 11वें घर में अगर बृहस्पति देव के कोई भी शत्रु आकर बैठ जाए तो वो कुंडली पितृ ऋण की कुंडली बन जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करता चला जाएगा लेकिन उसे सफलता नहीं मिलेगी, वो ऊंचाइयों पर पहुंच के फिर नीचे आ जाएगा, उसको एक रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी। तो उसका सॉल्यूशन जब तक आप अपने क्लाइंट को नहीं कराएंगे, अपने लिए सीख रहे हैं तो अपने लिए नहीं करेंगे, या अपने जानकार के लिए कर रहे हैं तो आप उसका जब तक सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप उस कुंडली की स्थिति को ठीक नहीं कर पाएंगे। उपाय करने का तरीके को समझाती है कि कब कौन से चीज को मंदिर में देना है, कौन सी चीज को प्रवाहित करना है, कौन सी चीज को दबाना है। जब तक हमें ग्रामर नहीं पता होगी, मान लीजिए आपने क्या किया, शनि देव की कोई चीज जो है जमीन पर दबवा दी अपने क्लाइंट से। अब उनकी कुंडली में तो शनि देव की स्थिति बहुत अच्छी थी, अब 1 साल के लिए वो शनि देव डिस्टर्ब होकर आए थे, तो वो साल तो उसके लिए मेजर नुकसान कर देगा, क्योंकि कुंडली में शनि देव की स्थिति अच्छी थी, 1 साल के लिए वो थोड़ा डिस्टर्ब होकर आए थे, तो वो 1 साल के लिए डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेंगे, फिर वो 4-5 साल उस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव ले आएंगे, यानी ऊपर से नीचे ले आएंगे। ऐसे ही राहु जी की चीज आपने दबवा दी और कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी थी, 1 साल के लिए डिस्टर्ब आए, तो आपने तो क्या किया, दबवा दिया। तो फिर वो क्या करेंगे, पुलिस सरकारी समस्या खड़ी कर देंगे, आपको मेंटली स्ट्रेस पैदा कर देंगे। तो जब तक ग्रामर समझ नहीं आएगी, आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर उपाय नहीं बता पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो लाल किताब में है। पहले हम थोड़ा सा कोर्स, प्राची जी कोर्स कंटेंट की स्लाइड लगाइए कि हमने कोर्स पे करना क्या क्या है। हमारी जो लाल किताब रहेगी वो 3 लेवल में रहेगी, बेसिक, एडवांस और मास्टर। ठीक है, ये 4th से 4 या 4.5 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। स्लाइड चेंज करो। इसमें जो है आपको जूम क्लासेस तो मिलेंगी, पीडीएफ और नोट्स जो है वीडियो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। जो हमारा 4 से 4.5 महीने का सेशन रहेगा उसमें हम कम से कम 30 से ज्यादा कुंडलियां डिस्कस करते हैं, जो हमने अभी तक अपने बाकी ग्रुप्स में भी करी है। इसमें हम सीखेंगे अपने फर्स्ट लेवल में लाल किताब के बारे में कि लाल किताब है क्या, पक्का घर और मालिक को कैसे समझना है। हमने अभी तो हमने शॉर्ट में समझा है, क्लास में तो हम स्लोली करेंगे। 12 भाव यानी जो हमारे 12 हाउस है उनकी ड्यूटीज क्या है, ग्रहों की ड्यूटीज क्या है, ग्रह क्या बताते हैं। जैसे सूर्य जो है पिता है, सूर्य आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सूर्य आपकी पिता के साथ रिलेशन है, सूर्य आपकी प्रतिष्ठा है, सूर्य आपका घर का गोल्ड है। मंगल क्या है, मंगल जैसे मंगल है आपकी एनर्जी, आपकी ब्लड, आपके भाई के साथ आपके रिलेशन, आपके अंदर कितना करेज है, आप कितनी हिम्मत के साथ कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही 12 भावों के बारे में समझेंगे, जैसे कि 5th हाउस के बारे में मैंने बताया।
8th हाउस क्या है? 8th हाउस हर्डन्स है। अचानक मुसीबतें पैदा होना, अचानक बुराई बदनामी मिलना, अचानक कोर्ट केस हो जाना, अपयश मिलना। जब एक लड़का और लड़की का डिवोर्स होता है और लड़के को बहुत ज्यादा जो है गोल्ड या पैसा देना पड़ता है, तो वो 8वें घर से जुड़ा हुआ होता है। तो 8वां घर हमारी लाइफ के हर्डल्स के बारे में बताता है, आपके ससुराल के साथ आपके रिलेशन बताता है, आप जीवन में सुख से रहोगे या शांति से रहोगे, दुख से रहोगे या अशांति से रहोगे, ये आपका 8वां घर बताता है। ऐसे हम डीप में समझेंगे। फिर प्लैनेट के कुछ मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ को हम पसंद नहीं करते, ऐसे ही प्लैनेट के मित्र और शत्रु हैं। हर कुंडली में हर प्लैनेट लगन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। फिर आएगा ग्रहों की शुभता अशुभता, यानी उसको हम डीप में समझेंगे। जैसे मैंने अभी आपको दांतों का, शनि देव का एक एग्जांपल दिया था। लाल किताब की कुछ विशेष बातों के बारे में समझेंगे। ग्रहों की दृष्टियां, यानी कि 5वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट 9वें घर पे कैसे दृष्टि डाल रहा है, 11वें घर पे कैसी दृष्टि डाल रहा है, इसके बारे में समझेंगे। क्या आपका कोई हाउस एक्टिव है या वो सोया हुआ है? क्या वो अपनी ड्यूटीज अदा कर पा रहा है या आपको उस चीज से रिलेटेड सुख नहीं मिलेगा? तो सोया घर क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि अंधी कुंडली होती है, वैसी धर्मी कुंडली है, बुनियाद के ग्रह हैं, टकराव के ग्रह हैं, कायम ग्रह हैं, रतांत ग्रह हैं। तो ये तो आएगा हमारा फर्स्ट लेवल में, जो बेसिक लाल किताब है। जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा, हमें एडवांस समझ में नहीं आएगा। एडवांस में हम कुंडलियों के और प्रकार समझेंगे। अंधी कुंडली, धर्मी ग्रह, यानी कि धर्मी ग्रह कौन से हैं, यानी वो हमें क्या सिर्फ राहु नेगेटिव इफेक्ट ही देता है? राहु क्या सिर्फ मुसीबतें ही पैदा करता है या पॉजिटिविटी भी देता है? उसके बारे में समझेंगे। हमारे को कौन कौन से प्लैनेट हमें हेल्प कर रहे हैं हमारी कुंडली में, तो वो समझेंगे। क्या आपकी कुंडली नाबालिग कुंडली तो नहीं है, यानी कि वो पूरी तरीके से एक्टिव है या सोई हुई है? ग्रहों के बारे में फिर हम डीप में समझना शुरू होंगे, हर प्लैनेट के बारे में, हर हाउसेस में। यानी कि सूर्य आपका 5वें घर में बैठा है तो क्या इफेक्ट देगा, मंगल आपका 12वें घर पे बैठा है तो क्या इफेक्ट देगा। हमारी कुंडली में मंगल बद तो नहीं है, यानी कि अगर किसी की कुंडली में मंगल बद हो जाए तो वो पूरी कुंडली अच्छी भी होना तो वो अपनी नेगेटिव असर देना शुरू कर देती है। हम अच्छी एजुकेशन लेंगे या हमारी एजुकेशन कमजोर रहेगी, मैरिज होगी या सुख मिलेगा कि नहीं, संतान होगी कि नहीं होगी, हम किन चीजों का दान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारी कुंडली में जब हम पैदा होते हैं तो कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा हमें इफेक्ट डालता है? क्या वो हमारी कुंडली में अच्छा है या बुरा है? अगर वो बुरा है तो जब तक हम उसको सही नहीं करेंगे, हमारी लाइफ में हर्डन्स हर्डन्स रहेंगे। हमें किन बातों को ध्यान में रखना है कुंडली देखते वक्त, प्रिडिक्ट करते वक्त, और कुछ विशेष बातों के बारे में और जानेंगे। फिर हम आएंगे उपाय, कि हम अपने लिए या अपने क्लाइंट को कैसे उपाय बताएं। और कुंडली डिस्कशन तो हमारी ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में चलती रहेंगी। स्लाइड चेंज करिए। फिर आता है मसनूई ग्रह। एक प्लैनेट के अंदर एक दूसरे प्लैनेट का असर भी होता है। सूर्य के अंदर कौन से प्लैनेट का असर आ रहा है, वो उसे पॉजिटिविटी दे रहा है या नेगेटिविटी दे रहा है? ऐसे ही 9 प्लैनेट के अंदर कोई ना कोई 2 प्लैनेट जुड़े हुए हैं। ये काम आता है हमें अपने क्लाइंट को अपने लिए उपाय करवाने के लिए। प्लैनेट क्या करते हैं, जब वो डिस्टर्ब होते हैं ना, तो अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे प्लैनेट की कुर्बानी ले लेते हैं, यानी उन्हें भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कौन सा प्लैनेट अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके साथ कौन सा प्लैनेट दूसरे प्लैनेट की कुर्बानी ले लेगा, इसके बारे में हम समझेंगे। साढ़े साथी के बारे में आप लोगों ने सब में नहीं सुना होगा। साढ़े साथी एक ऐसी जिससे सब डरते हैं कि साढ़े साथी आई तो हमारी लाइफ में हर्डल्स पैदा हो जाएंगे, लेकिन साढ़े साथी हमें बहुत पॉजिटिव असर भी देती है। तो साढ़े साथी है क्या, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसकी रेमेडी को समझेंगे। मंगल दोष को समझेंगे। आपने सुना होगा कि मांगलिक है, तो वो मांगलिक दोष क्या है, क्या हम विदेश जाएंगे या हमें विदेश से फायदा होगा कि नहीं,
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हर प्लैनेट की एक आयु होती है, जैसे 36 से 41 शनिदेव की, 7 से 12 राहु जी की। तो वो कौन से प्लैनेट की 120 साल तक कौन सा इफेक्ट रहती है वो समझेंगे। एक कुंडली में 2 प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। एक प्लैनेट के अंदर जब 36 से 41 साल तक शनि देव की दशा चल रही है, तो उसके अंदर दूसरे प्लैनेट अपना क्या असर दे रहे हैं, यानी उसकी अंतर्दशा क्या है, उसके बारे में समझेंगे। युतियों के बारे में समझेंगे, यानी 2 प्लैनेट जब एक साथ बैठे हों, हर प्लैनेट का हाउस के अकॉर्डिंग उपाय, यानी कि हर प्लैनेट का डीप में उपाय समझेंगे। उपाय कैसे करना है, कब करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको बताया कुंडली में 9 तरीके के ऋण होते हैं, तो 9 ऋणों के बारे में डीप में समझेंगे और उनकी क्या रेमेडी है। बुध का भेद, बुध की नाली। हमारी कुंडली में अगर बुध डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे को जो है लोन, लायबिलिटी, हम ऊपर से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, हमारा पैसा फंस जाता है, हम अपनी बात को सही तरीके से कह नहीं पाएंगे। तो बुध का भेद और बुध की नाली तो हमारी कुंडली में नहीं बन रही, उसके बारे में समझेंगे। हमारी कुंडली में कैसे कैसे योग बन रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं या नेगेटिव बन रहे हैं। हमारी विवाह की आयु क्या है, या इस साल मेरा विवाह हो पाएगा, तो वो समझेंगे। आपकी कुंडली में संतान होने में विघ्न तो नहीं है, या संतान से सुख मिलेगा कि नहीं। फिर 1 साल के लिए हमारी कुंडली चेंज हो जाती है। लगन कुंडली बताती है आपके बारे में डीप में, यानी कि आप जीवन भर क्या पाओगे और होल ओवर आपकी लाइफ में क्या मिलेगा। लेकिन वर्षफल बताता है कि इस साल आपके साथ पॉजिटिव चीजें होंगी कि नेगेटिव चीजें होंगी, तो वो आपका वर्षफल बताएगा। उसको प्रिडिक्ट करने की विधि, उसके उपाय हम बताएंगे। फिर यात्राएं होंगी, आप ट्रैवलिंग करोगे कि नहीं करोगे, आपको अपनी संतान की हानि तो नहीं हो जाएगी। शनि देव और मकान का संबंध, आप मकान बना सकते हो कि नहीं, आपको मकान मिलेगा कि नहीं। दृष्टिफल, ग्रहों की दृष्टियों का असर, यानी कि छठे घर में जो है एक प्लैनेट बैठा है और 12वें घर में दूसरा प्लैनेट बैठा है, तो उसका क्या असर होगा। आपको किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। कुंडली डिस्कशन हमारी ऑल ओवर सभी क्लासेस में डिस्कस होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक जितने भी हमारे ग्रुप हुए हैं, 30 से ज्यादा कुंडलियां डिस्कस हुई हैं। कुछ कुंडलियां मैं लगवाऊंगी, कुछ कुंडलियां आपके द्वारा जो भेजी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। चलिए, अब प्राची जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर हम जो है डाउट लेते हैं। मैम एक बार डाउट्स ले लेते हैं, चैट कॉलम में कुछ डाउट्स आए हुए हैं, देन हम आगे का डिटेल्स बता देंगे। मैम एक डाउट है, अगर कॉलम खाली हो तो। तो कॉलम खाली है तो उसको प्रेडिक्ट करना सिखाएंगे कि वो सोया हुआ है या जागा हुआ है। ये हम उसका कैसे इफेक्ट देना है, क्योंकि 12 घर हैं लेकिन प्लैनेट तो 9 है, तो सभी प्लैनेट उस 12 घरों में तो जाकर नहीं बैठ सकते। तो वो कैसे प्रेडिक्ट करना है ये हम अपनी क्लास में समझेंगे। 11th का ओनर शनि एंड मालिक जुपिटर, तो हर नहीं, प्लैनेट जो भी सबका घर 11th जो में है, होगा। सबका घर बृहस्पति है और मालिक शनिदेव है। हाँ जी, बताओ। तो हर प्लैनेट जो भी 11th में होगा वो इन दोनों में से किसी का दुश्मन तो होगा ही, तो इसे ऐसे में क्या समझें। तो वो कितना पॉजिटिव असर दे रहा है, अब वो कुछ तो न्यूट्रल होंगे। तो अगर बृहस्पति उन्हें मित्र मानता है तो वो नेगेटिव इफेक्ट कम मिलेगा, अगर बृहस्पति उन्हें शत्रु मानता है तो नेगेटिव असर ज्यादा मिलेगा। और फिर हमें कुंडली में शनि देव की स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि कैसे बैठे हुए हैं शनि देव। नेक्स्ट आउट इज वीडियो मिलेगी। यस मैम, वीडियो मिलेगी एंड क्लासेस में भी, जैसे अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। मैम नेक्स्ट आउट इज कितने दिन का कोर्स है। ये टोटल कोर्स 4 से 4.5 महीने का है। जैसे कि मैम ने बताया कि 3 लेवल में हमने डिवाइड किया है, तो मैं अभी आपको बाकी डाउट लेने के बाद इंडिविजुअल लेवल के कितना ड्यूरेशन है वो भी आपको बता दूंगी। मैम नेक्स्ट आउट इज 7th हाउस में गुरु बताया था, पर बड़ा अजीब सा उपाय बताया कि कभी कपड़े दान ना करें, ऐसा क्यों।
मैम ये हम क्लास में समझेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि एक डीप ये तो एक टॉपिक है जो हम क्लासेस में समझेंगे, क्योंकि मैंने वहां पे एक टॉपिक लिखा हुआ है कि किन चीजों का दान करना है, किन चीजों का दान नहीं करना है। नेक्स्ट आउट इज कैन वी रेक्टिफाई टाइम थ्रू लाल किताब? लाल किताब से आप टाइम देखिए, टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन आप एक जो कैलकुलेशन है, अगर वो ये कहता है कि मैं मेरा जो बिल्कुल बताया जा सकता है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है, अगर आपको बेसिक नॉलेज ग्रहों के बारे में बेसिक प्लस एडवांस दोनों लेवल की जानकारी है, यानी ऑल ओवर आप सारा कोर्स करते हैं और आपको समझ में आ गया है, तो वो ये कहता है कि मैं जो है 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुआ हूँ, तो आप उसके प्रिडिक्ट बहुत ईज़ी तरीके से कर सकते हैं, अगर उसके पास टाइम नहीं है। यानी वो आइडिया आपको दे देता है कि मैं 2 ढाई घंटे मतलब 12 से 2 बजे के बीच में हुआ हूँ या हुई हूँ, तो आप बता सकते हैं। मैम नेक्स्ट आउट इज कौन से गुरु की लाल किताब सिखाई जाएगी? पंडित रूपचंद जोशी जी की सिखाई जाएगी। नेक्स्ट आउट इज मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ पर पढ़ नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके आपको नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे। मेन लैंग्वेज हमारी इसमें हिंदी रहेगी, लेकिन नोट्स आपको इंग्लिश में भी दिए जाएंगे, तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। मैम लास्ट आउट इज अगर बर्थ टाइम में 4-5 मिनट का श्योरिटी नहीं हो और उस टाइम पे लग्न चेंज हो रहा हो, तो करेक्ट टाइम कैसे पता करेंगे? मैम ये हम क्लास में सीखे कि मैंने अभी किसी ने यही बात पूछी थी, मैं तो 2 घंटे का डिफरेंट ले लिया था। तो उसमें जब मैं आपको ग्रहों के बारे में प्रॉपर सिखाऊँगी, तो आप जो है जब आपके पास कोई आता है कि मैम मैं 1 बजे से 1:30 बजे के या मैं 1 बजे से सवा 1 बजे के बीच में हुआ हूँ, तो मुझे मेरा टाइम क्लियर नहीं है और प्लैनेट की पोज़ीशन चेंज हो रही है। तो मैं जो आपको ग्रहों के बारे में डीप में बताऊँगी, हर प्लैनेट के 12 भावों में प्रिडिक्ट करना बताऊँगी, तो आप उसको को जब हम किसी का टाइम नहीं होता तो हमें उससे क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर करके आप उसका टाइम क्लियर कर सकते हैं उसको। बस आपको लाल किताब के बारे में प्रॉपर पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आउट यस मैम, हिंदी इंग्लिश के नोट साथ में ही दिए जाएंगे। जैसे कि अगर हमारी आज क्लास होती है तो नेक्स्ट डे आपको हिंदी इंग्लिश एंड रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। फीस मैम एक बार मैं फीस बता देती हूँ। हाँ जी। टोटल फीस इस कोर्स की 11,000 है। बेसिक एडवांस एंड मास्टर्स हमने डिवाइड किया हुआ है। आप चाहें तो लेवल बाय लेवल रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टोटल इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड दिवाली तक करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज का ऑफ है एंड फीस विल बी 10,000 ओनली। लेकिन आपको ये दिवाली तक फुल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये पूरा कोर्स 4 से 4.5 महीने का है। अगर हम लेवल वाइज बात करें तो बेसिक लेवल विल बी अराउंड 10 to 12 क्लास, एडवांस विल बी अराउंड 15 to 18 क्लासेस एंड मास्टर्स विल बी अराउंड 20 क्लासेस। मतलब ओवरऑल हमारा जो है 4 से 4.5 महीने का कोर्स रहेगा। हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लासेस होंगी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे 9 PM। इसकी हमारी क्लासेस जूम पे लाइव रहेंगी और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास गूगल ड्राइव पे एक लिंक का एक्सेस दिया जाएगा, जो आप अपने मेल आईडी से उसको ओपन कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी ओपन कर सकते हैं। एंड सर्टिफिकेट आपको जब आप तीनों लेवल फिनिश कर लेंगे तो दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ बेसिक करते हैं तो उसके बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। जब आपका फुल कोर्स फिनिश हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि आप सर्टिफाइड टू प्रैक्टिस है। हाँ, 1 मिनट। अब कुछ लोगों को कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी, तो उन लोगों के लिए कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम जो है ग्रहों के बारे में डीप में समझेंगे और हमें यहाँ दृष्टियाँ, युतियाँ और जो आपको दशा, अंतर्दशा नॉलेज अगर ढंग से नहीं भी आई है, तो भी आप उसको और अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि शायद किसी का ये क्वेश्चन है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। किसी का कोई डाउट है तो ले लीजिए। मैम चैट कॉलम में भी कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है, इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप चैट कॉलम में लिख सकते हैं
या जो आपके पास स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसमें आप अपना नेम एंड लाल किताब कोर्स करके मेंशन कर सकते हैं, आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। कोर्स हमारा 9 तारीख से शुरू होगा। दिवाली के जो नेक्स्ट हमारा ट्यूसडे है उस दिन से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। मैम वन डाउट इज लाल किताब किसकी कराई जाएगी? पंडित रूपचंद्र जोशी जी की कराई जाएगी। ये जो किताब है उर्दू और फारसी में लिखी गई है। हम इसको जो है ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में समझाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि उर्दू फारसी हर किसी को नहीं समझ में आती, उन्होंने वहां पे शायरी की तरह उसको बताया है। तो यहाँ पर आपको उस उन्होंने क्या कहा है, लाल किताब के बारे में वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में समझाया जाएगा। जयश्री जी, आई एम सॉरी, आपका जो डाउट है आप चैट कॉलम में लिख दीजिए। मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्लास में सबके पास अनम्यूट का एक्सेस रहेगा। एंड एक चीज और, क्लास में हम स्टूडेंट सिर्फ लिमिटेड लेते हैं ताकि इंटरेक्शन भी रहे और इंडिविजुअल स्टूडेंट हर कोई अच्छे से सीख पाए और सारे डाउट्स भी लिए जाएं। सो क्लास में ओनली 21 to 25 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ अमाउंट पे करके रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। एंड क्लास जैसे हमारी कंसल्ट होगी जूम पे, ऑल्टरनेट डेज होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। कोई डाउट है कोर्स के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। सर 923 रुपीज नहीं सर, ये कहीं नहीं लिखा था, वो कोई और कोर्स होगा। मे बी दैट विल बी अनदर कोर्स की बहुत सारे और भी कोर्सेज तो उनके होंगे, बट लाल किताब की सर यही फीस है। मैम वन डाउट इज क्या प्रिडिक्शन 90 रुपीज में जो 1952 से लास्ट है होगी? उसी से लिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम वो बुक को नहीं उठाएंगे, हम आपको जो हमने कोर्स कंटेंट जो हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है उसके बारे में बताएंगे। मैम समवन इज आस्किंग लोशो ग्रिड के साथ कंपैरिजन। नहीं नहीं, लोशो ग्रिड तो न्यूमरोलॉजी है सर, तो लोशो ग्रिड को हम इसमें नहीं लेंगे। उसके लिए आप लोशो ग्रिड को न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको अपना अलग से करिएगा, इसमें हम लाल किताब के बारे में समझाएंगे। मैम डाउट इज कुंडली भी सिखाएंगे, प्रिडिक्शन भी बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो पूरे कोर्स में जो है हमारी 30 से ज्यादा कुंडलियां होंगी। और उसमें पूरी ये चीज रहती है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग की जो क्लासेस होंगी, एक दो कुंडलियां मैं बताऊंगी, फिर मैं आप लोगों से कुंडली बुलवाऊंगी और फिर जो आपकी कमियां होंगी उसको चेंज करूंगी। इसमें मेरा पर्पस यही रहेगा कि आप लोग कुंडली बोल लें, आपकी हेजिटेशन हटे। आप में से जो भी इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपके साथ पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी और इस बैच की सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप हमारे पुराने बैचेस के फीडबैक जानना चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके साथ जो हमारे पीछे बैचेस हुए हैं उनके फीडबैक भी शेयर करेंगे और जो भी डिटेल्स रहेंगी वो सब आपके साथ शेयर की जाएंगी। कोई डाउट है तो आप चैट कॉलम में लिख दीजिए। वी विल वेट फॉर 5 minutes, देन वी विल एंड द सेशन। एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच क्लास विल बी 1 hour। 9 PM हमारी क्लास होगी, तो 9 to 10 PM हमारी क्लास होगी एंड देन फॉलोड बाय डाउट्स। कोई भी डाउट होते हैं वो क्लास के बीच में या क्लास के एंड में भी ले सकते हैं। मैम टाइमिंग विल बी 9 PM, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। देन आफ्टर 5 minutes वी विल एंड द सेशन।
अगर आप लोग लाल किताब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे उससे पूछ लीजिए। Ma'am, no doubts in chat column. Ma'am, there's one doubt. I don't know the exact time of date of birth. सर फिर वो तरीका मैं आपको क्लास में बताऊंगी। मैंने अभी बताया कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, फिर भी आप उनको बता सकते हैं। तो ये सब चीजें आप क्लास में सीखेंगे। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो आप इस नंबर पे अपनी नेम शेयर कर सकते हैं, आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। जी, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप बेसिक कोर्स ज्वाइन करिए, उसके बाद आप आगे एडवांस एंड मास्टर्स करते जाइएगा। जब बेसिक से आप करेंगे ना तो आपको बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट किया जाएगा, ताकि आप जैसे पहले ग्रामर सीखेंगे जैसे कि मैम ने बताया, फिर आगे एडवांस में जाएंगे, फिर आगे मास्टर्स में जाएंगे। ओके, सो लेट्स एंड द सेशन। बाकी आपकी कोई डाउट रहेंगे तो आप मैसेज कर दीजिएगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सबके डाउट्स का रिप्लाई हो। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम।